नमस्कार। आज के जर्नी में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में मेरे साथ आप जानेंगे उन तमाम बड़ी खबरों को जो दिन भर में डालेंगी आपकी दिनचर्या पर असर। तो आइए सीधे रुक करते हैं आज के जर्नी में टॉप स्टोरीज का। संसद में जारी गतिरोध के बीच विधायी कार्य सूचीबद्ध, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जेपीसी की मांग पर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज सुबह 11:30 बजे करेगा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी। मुंबई में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्यसमूह की बैठक का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे औपचारिक उद्घाटन। विशाखापट्टनम और गांधीनगर में जारी G20 बैठकों का आज अंतिम दिन। विशाखापट्टनम में भविष्य के शहरों के निर्माण और उनके वित्त पोषण से जुड़े अहम मसलों और गांधीनगर में वैश्विक व्यापार और निवेश पर तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा जारी। तो बात करते हैं संसद की, जहां जारी गतिरोध के बीच आज दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 विचार और पारित कराने के लिए सदन में रखा जाएगा। वहीं राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले 2 बिल प्रस्तावित हैं। हालांकि दोनों सदनों में कल भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कोई कामकाज नहीं हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने सदनों को चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपील भी काम नहीं आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो लोकसभा और राज्यसभा में कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो कि सूचीबद्ध हैं। हम जानते हैं कि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तब से दोनों ही सदनों में गतिरोध बरकरार है। जहां राज्यसभा में अगर विपक्ष की बात करें तो जेपीसी यानी कि हिंडनबर्ग के मामले पर जेपीसी के गठन को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। वहीं पक्ष की मांग है कि राहुल गांधी सदन में माफी मांगे। और जिस तरह से सूरत कोर्ट ने जो सजा का ऐलान किया है राहुल गांधी के लिए, उनकी जो संसद की सदस्यता थी वायनाड सीट से, वो भी जाती रही है। और उसको लेकर विपक्ष अब रणनीति बना रहा है पक्ष को घेरने के लिए। जिस तरह से काले कपड़े पहनकर काला दिवस मनाने की तैयारी 2 दिन से कर रहा है विपक्ष लगातार। संसद में जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, खासतौर पर लोकसभा की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर वेल में विपक्षी सांसद शोर शराबा हंगामा करते हैं और लगातार लोकसभा स्पीकर द्वारा यह आग्रह किया गया कि इस तरह का आचार व्यवहार ना अपनाया जाए। हमारे साथ नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, जो गतिरोध हम लगातार देख रहे हैं, विपक्ष ने कड़ी प्लानिंग के साथ प्रदर्शन करने की भी ठानी है देशव्यापी। आज की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, वहां यही लोकसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि आप आकर बात कीजिए, मेरा चैम्बर खुला है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकालिए। लेकिन विपक्ष किसी भी मुद्दे पर जो है वो अग्री नहीं कर रहा है गतिरोध तोड़ने के लिए। देखिए, बिल्कुल आंचल, आप सही कह रहे हैं। और लगातार लोकसभा अध्यक्ष और इसके अलावा सभापति दोनों ही लगातार जो विपक्ष के लोग हैं उनसे ये कह रहे हैं कि इस गतिरोध को खत्म होना चाहिए। संसद की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। जनहित के तमाम मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी है, उन पर कानून बनने हैं, क्योंकि देश की जनता है जिन लोगों ने चुनकर अपने सांसदों को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में भेजा है, वो चाहते हैं कि कुछ ठोस कार्य वहाँ पर हो ताकि देश का हित हो, जो आम लोग हैं उनका जो हित है वो हो सके। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष अड़ा हुआ है और न केवल जो सत्ता पक्ष है उस पर इस तरह के आरोप लगा रहा है, बल्कि आप अगर देखें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष है, उनके ऊपर कागज फेंके जाते हैं, काला जो कपड़ा है उसे फेंकने की जो कोशिश है वो की जाती है। इसके अलावा राज्यसभा में जो सभापति हैं उनको भी
सुनने को तैयार नहीं है विपक्ष। तो इस तरह का जो रवैया है वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और देश की जो जनता है वो देख रही है अपने सांसदों को किस तरह का व्यवहार ये संसद के अंदर कर रहे हैं। जबकि आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस पार्टी आप अगर बात करें तो पूरे देश भर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन है उसे करने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके की जो भाषा है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लिए, तो वो एक तरीके से ठीक नहीं है। आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि जो करप्शन के खिलाड़ी हैं वो सभी एकजुट हो गए हैं और निश्चित तौर पर जो सरकार है जो करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है वो लगातार कार्रवाई करती रहेगी, उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, चाहे कोई कितना भी विरोध प्रदर्शन करे, चाहे कोई कितना भी हंगामा करे। आपने इससे पहले भी देख रहा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जब कार्रवाई हुई थी तो किस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। अब राहुल गांधी का जो मामला है वो न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका ने सजा सुनाई है। एक तरफ जब उनको जमानत मिलती है न्यायपालिका से तो वो न्यायपालिका के निर्णय है उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका उनके किसी अपराध पर सजा सुनाती है तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर दोहरा रवैया है विपक्ष का और खासतौर से कांग्रेस पार्टी का, और देश की जो जनता है वो देख रही है कि किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं और जनहित के कार्य नहीं हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से विपक्ष से लगातार, चाहे हम बात करें लोकसभा स्पीकर की और जिस तरह से उपसभापति ने भी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आचार विचार इस तरीके का है कि ये हंगामा होना ही चाहिए। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि लगातार जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन पर पक्षपात का आरोप लगा रही है विपक्ष, लगातार ये कह रही कि जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनको भी संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें आंचल कि जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता में थी तो इन्हीं एजेंसियों ने पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और उस समय इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ इन्हीं एजेंसियों ने कार्रवाई की है, लेकिन उस समय इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला था। आप अगर देखें कि ईडी जब कार्रवाई कर रही है, चाहे के कविता के खिलाफ या फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ या दूसरे जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के केस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तमाम नेताओं को लेकर ईडी के ऑफिस तक मार्च करना शुरू कर देती है संसद सत्र चलते समय। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपको जो संवैधानिक संस्थाएं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन यही संवैधानिक संस्थाएं जब आपके समय कार्य करती हैं तब आप चुप हो जाते हैं और आज पूरी मुखर होकर आप जो मार्च है ईडी ऑफिस तक वो करना शुरू करते हैं। जब आपने देखा होगा कि जो गांधी परिवार से जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछताछ करी थी तो किस तरीके से मार्च निकलता था कांग्रेस मुख्यालय से, जब राहुल गांधी पहुंचते थे ईडी ऑफिस में तो पूरे देश भर में प्रदर्शन होता था। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी ना तो सत्ता पक्ष पर, ना सरकार पर और ना ही हमारी संवैधानिक एजेंसियां हैं और यहाँ तक कि कोर्ट पर भी किसी तरह का जो भरोसा है वो व्यक्त नहीं कर रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और यही कारण है कि देश की जनता देख रही है कि उनके सांसद किस तरह का व्यवहार संसद के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो संसद में गतिरोध जारी है और आज किस तरह से सदन चलेगा इस पर रहेगी नजर। और खास तौर पर यह बहुत अहम है कि कई ऐसे लोकहित और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं जो उठाए जाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों को इन सत्रों का इंतजार होता है, क्योंकि वो जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो लोगों से जुड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज संसद चले। बात करते हैं अब कर्नाटका की। तो भारत निर्वाचन आयोग आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। करीबन 11:30 बजे के आसपास ये घोषणा की जाएगी और जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग आज सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों की घोषणा करेगा। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 24 मई 2023 को समाप्त हो जाएगा। उससे पहले चुनाव होना जरूरी है और सबसे कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग ये ऐलान करेगा जो तारीखें हैं और कितने चरणों में चुनाव होना है। और इस पर बात करने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र, आज बड़ा दिन, हम जानते हैं कि ऐसे 9 विधानसभा राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं, जिसमें कर्नाटक भी एक है। और अब से कुछ ही देर में कितने चरणों में चुनाव होना है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है चुनाव आयोग।
जी, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाहें रहेंगी, उसमें हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व में 3 राज्यों में चुनाव हाल ही में संपन्न हुए, बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई और अब कर्नाटक पर सभी की निगाहें हैं। आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहली बात तो यही है कि कितने चरण में चुनाव होंगे, क्योंकि अगर आप पिछली बार से देखें तो एक चरण की संभावना भी इस बार जताई जा रही है, लेकिन अंतिम तौर पर क्या 1 या 2 चरण में चुनाव होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ नए इनिशिएटिव कई बार चुनाव आयोग ऐलान करता है और बहुत विस्तार से जानकारी देता है कि कितनी अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां तैनात होंगी, क्या क्या इंतजाम होंगे, क्या नई पहल की जाएगी, इन सब पर इंतजार होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम जानते हैं कर्नाटक, जहां मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि चुनाव के ऐलान के बाद जब मतदान हो और उसके बाद जब नतीजे आए तो बीजेपी अपने उस राज्य में, अपने उस गढ़ को दोबारा फिर से सत्ता में वापसी करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश होगी, क्योंकि आप देखिए चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी का जो आधार है वो बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में सिमटता हुआ जा रहा है। अगर आप एक हिमाचल के नतीजों को छोड़ दें तो आप देखें उत्तर पूर्व में कांग्रेस की हालत क्या रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो कर्नाटक में अपने आधार को बचा कर रखे। कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण भी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राज्य दर राज्य या तो कांग्रेस की सत्ता कांग्रेस के हाथ से गई है, या फिर राज्य में जो कांग्रेस का आधार रहा है वो अपना आधार बचाने में भी कामयाब नहीं हुई है। उत्तर पूर्व में अगर आप बात करें, छोटे दलों से भी खराब प्रदर्शन रहा है जो क्षेत्रीय दल है उनसे। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अब सभी की निगाहें यही है कि आखिर किस दिन मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बिल्कुल, तो हम जो नए इनिशिएटिव्स का जिक्र कर रहे थे शैलेंद्र, उसमें ये भी है कि आप वोट फ्रॉम होम, यानी कि जो तमाम दिव्यांग जन हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी। जागरूकता अभियान जिस तरह से मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जाएंगे ताकि मत प्रतिशत बढ़े, और इसके लिए चुनाव आयोग ने कई हफ्तों पहले दौरा किया था कर्नाटक राज्य का। ये देखिए, किसी भी विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले चुनाव आयोग संबंधित राज्य का दौरा करता है। हम जानते हैं कि मतदाता जो सूची है उसकी पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है, सारी तैयारियों का जायजा लिया जाता है। जब से स्वीप अभियान बहुत पहले इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद हम देखते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़े, इस पर बहुत जोर रहता है। इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थानीय स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकले। स्कूल कॉलेजों में छात्राओं में रैली निकाली जाती है। तीसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि मतदान केंद्र तक आने की सहूलियत हो, इसके लिए गाड़ी रोकने की जो बहुत पहले एक था कि बहुत पहले गाड़ी रोक दी जाती है, वो उस परंपरा को ढील देते हुए अगर दिव्यांग हैं तो बिल्कुल मतदान केंद्र के निकट तक आने दिया जाता है, और बाकी भी जो मतदाता हैं उनको उनकी गाड़ी से आने जाने, निजी वाहन से आने जाने की आज़ादी रहती है मतदान केंद्र के पास तक। तो ऐसे में उसका एक असर देखने को मिला है सुरक्षा व्यवस्था के साथ, चाक चौबंद व्यवस्था के साथ, कि हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव अब भारत की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी 3-4 बहुत मुख्य वजह हैं। चुनाव आयोग के प्रयास, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, जनता में ज्यादा जागरूकता होना और पूरी चुनाव प्रक्रिया के और बेहतर हो जाने, जिससे मतदाता को सहूलियत हो रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे पिंक बूथ बनाए जाते हैं, पानी की व्यवस्था की जाती है, मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो, उन सब का भी इंतजाम किया जाता है। तो ऐसे में इससे एक लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है वो एक उत्सव के तौर पर अब देखा जाने लगा है, और लोगों में भी जागरूकता ही है। हम अक्सर देखते हैं मतदान के दिन कि सबसे पहले बुजुर्ग मतदाता आ जाते हैं, वो कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। युवा मतदाता आते हैं देखने के लिए जो पहली बार कि वो अपने लोकतंत्र की जिम्मेदारी समझ रहे हैं। तो चुनाव का बहुत योगदान है, एक तरह से कहें बहुत ही। बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी खबर रहेगी कि जब तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग, उस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे शैलेंद्र अब तो। लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को आज का एजेंडा में हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे G20 की बैठकों को लेकर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे,
एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, Hey, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं G20 की बैठकों को लेकर। तो भारत की अध्यक्षता में देश भर में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी है। मुंबई में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज से औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। वहीं G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक का कल अनौपचारिक तौर पर मुंबई में उद्घाटन किया गया था। इसमें सदस्य देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, क्षेत्रीय समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। 2 पैनल परिचर्चाओं के दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। और इसी बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा जो है वो जुड़ गई हैं। श्यामा, व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कि ये जो बैठक है वो बहुत अहम है। आपके पीछे मैं देख सकती हूँ बेहतरीन तैयारी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि जिस तरह से अभी हमने हाल ही में एसोचैम की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को सुना तो उन्होंने कहा आने वाला साल जो है वो सर्विसेज और गुड्स यानी कि अगर हम बात करें इन दोनों सेक्टर्स का है, क्योंकि इससे जो निर्यात है वो करीबन 700% आगे बढ़ेगा। उस लिहाज से अगर देखें तो जिसमें लॉजिस्टिक्स भी है और तमाम कई नीतियां शामिल हैं, ये जो बैठक है बेहद अहम। बिल्कुल आंचल, अहम इसलिए भी है क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो पूरा जो विश्व है वो एक चैलेंज से गुजर रहा है। बहुत बड़ा एक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस हम जो कहते हैं वो पूरा जो विश्व है वो फेस कर रहा है। उसमें से कैसे निकला जाए, उसे कैसे निपटा जाए, ये एक प्लेटफॉर्म है उस चीज़ पर मंथन करने के लिए। और आप जिस तरीके से आपने बताया कि आप मेरे पीछे तैयारियां आप देख रही हैं, तो बस कुछ ही समय में यहाँ पर इनॉग्रल सेशन होने वाली है और यहाँ पर कुछ बदलाव है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भागवत कराड़, वो यहाँ पर आएंगे और उसके अलावा जो पूरे दिन का जो एक सेशन रहेगा, पूरे दिन का सिलसिला रहेगा, वो 2 प्रायोरिटीज़, प्राथमिकता की जो इशू हैं वो वहाँ पर डिस्कस होंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बार बार ये कहा है, बार बार इस पर जोर दिया है कि गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं, वो पोटेंशियल की बात करते हैं, भारत की पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पर हम बता सकते हैं कि क्या है भारत के पास में। जो अपॉर्चुनिटी की बात करें या पोटेंशियल की बात करें वो भारत के पास हैं। और वहीं पर हम जब बात करते हैं पोटेंशियल की, तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स की अगर बात कर लें तो वो आज की प्राथमिकता का जो पॉइंट है उसमें से एक है। हम सभी जानते हैं कि भारत किस तरीके से अपने जो भी सप्लाई कॉन्सेप्ट से लेके वो प्रोडक्ट जब तक बनता है उसमें कितना सपोर्ट देता है। स्कीम्स की बात कर लीजिए, आप फैसिलिटीज़ की बात कर लीजिए, केंद्रीय स्कीम्स की बात करिए तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है हर प्रोडक्ट को मेकिंग में। और यहाँ से लेके जो दूसरे देश तक वो जाता है, हम एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़ रही है भारत की। तो वो ग्लोबल वैल्यू चेन उसमें काफ़ी बड़ा अहम जो रोल है वो निभाता है। तो यहाँ पर उसे कैसे सुदृढ़ करें, साथ ही कोविड के बाद में उसमें कई सारे लूप होल्स दिखाई दिए गए थे, क्या क्या वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या किस चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ट्रेड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये पहला प्राथमिकता केंद्र है जिस पर चर्चा होगी इनॉग्रल सेशन के बाद में। तो हम सभी जानते हैं कि विश्व को अगर साथ में आकर व्यापार करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ों को बदलाव लाना होगा, क्या क्या चीज़ों को और सुदृढ़ करना होगा, ये सब बात करना, चर्चा करना बहुत अनिवार्य है। पहले दिन पर जब हमने 2 सेशन देखे इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस पर, जो 2 कॉन्फ्रेंस हुए थे, 2 सेशन हुए थे, वहाँ से ये बात निकल के आई कि अगर आपको एक सीमलेस ट्रेड करना है, पूरे विश्व को सीमलेस ट्रेड करना है तो आपको पेपरलेस होना पड़ेगा, आपको डिजिटल होना पड़ेगा। तो कैसे आप नीतियाँ अपनाएं, कैसे कौन से देशों की नीतियाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई हैं और वो विश्व किस तरीके से अपने स्तर पर अपना सकता है, वो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग होगी, वो आदान प्रदान होगा, मंथन यहाँ पर वो भी होगा। इसके अलावा ग्लोबल वैल्यू चेन में आपको बता ही चुकी हूँ।
कल का जो दिन होगा वहां पर दो जी। प्राथमिकता की जो इशू है वो बाद में डिस्कस की जाएंगी। एक तो होगी एमएसएमईज की और एक होगी तो तमाम इन logistics की। खास मुद्दों लेकिन पर अगर नजर हम आज रहेगी की और बात कर आपकी लें, तैयारी जो inaugural पीछे है वो session पूरी के बाद पक्की में है। तो लगातार आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, समय मेरे पास कम है क्योंकि G20 की जो अलग अलग और बैठकें मुझे वहां पर भी रिपोर्टर्स के पास जाना है। लेकिन इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा मुंबई से। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात करते हैं गांधीनगर में चल रही पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक के अंतिम दिन की। बैठक में कल G20 प्रतिनिधियों ने सम्मिलित और कार्य प्रधान नतीजों पर जोर देने के साथ निर्धारित प्राथमिकताओं संबंधी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान G20 देशों के बीच सहयोग और जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए एक समावेशी आम सहमति वाला दृष्टिकोण अपनाने और कार्यों में लिप्त होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में कहा गया कि जल संसाधन संरक्षण और निरंतर विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां के विशाखापट्टनम में जारी 2 दिवसीय G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक के दूसरे दिन सुबह सवेरे समुद्र तट पर प्रतिनिधियों के लिए हेल्थ रिट्रीट का आयोजन किया गया। रिट्रीट के दौरान प्रतिनिधियों को योग, ध्यान और सात्विक भोजन से परिचित करवाया गया। उसके बाद IWG बाकी एजेंडे पर चर्चा जो है वो भी लगातार कर रहा है। आज कुल 4 सेशंस हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के भविष्य को अंतिम रूप देना, समावेशी शहरों को सक्षम बनाने वाली शहरी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और अवसर पैदा करने के साथ साथ कल के शहर के लिए शहरी प्रशासन की क्षमता निर्माण की संरचना की रूपरेखा बनाना। इंफ्रा ट्रैकर 2.0 जैसे विषयों पर चर्चा होगी और इसके बाद आधिकारिक रूप से IWG बैठक की समाप्ति हो जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विशाखापट्टनम से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, जो हेल्थ रिट्रीट था आपने उसमें पार्टिसिपेट किया या नहीं? मेरे सवाल पूछने से पहले इसका जवाब दीजिए आप मुझे। नहीं, कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी वजह से हम तो भाग नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो भी डेलीगेट्स थे उन्होंने उसको काफ़ी एंजॉय किया है, क्योंकि योग हमारे देश की एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा रहा है और जो कि अब इंटरनेशनली फेम हो चुकी है। जहाँ तक कल के डे सेशन की अगर बात करूँ तो कल 3 सेशनों में ये विभाजित हुआ था और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पहलू थे आंचल। और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि भविष्य में के लिए हमारे शहर कितने तैयार है और नए शहरों का निर्माण जिस प्रकार से होगा तो उसमें पूंजी का निवेश किस प्रकार से लाया जा सकेगा और उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डिले हो जाते हैं या फिर उनमें कोई गैप उत्पन्न हो जाता है पैसे की फंडिंग की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे डिले होता है वैसे वैसे आप जानते हैं कि कॉस्ट बढ़ती है और इस कॉस्ट को कैसे मीट किया जा सके, उस गैप जो वैक्यूम बन जाता है उसको कैसे कम किया जा सके, इसके लिए कल ये पूरी तरीके से गहन मंथन यहाँ पर हुआ है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है कल यहाँ पर चला है कि वो किस प्रकार से वो पूंजी का निवेश बढ़ाया जा सके और किस प्रकार से प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें लाया जा सके, उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और उनको किस प्रकार से एक माहौल पर दिया जा सके, उसके लिए भी ये पूरी तरीके से यहाँ पर एक निर्णय पर IWG की जो बैठक है उसमें किसी निर्णय पर ये लोग पहुंचे होंगे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। 13 जो बड़े एक्सपर्ट थे उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो आज का जो आउटकम होगा वो 4 सेशन यहाँ पर होने वाले हैं और लगातार वो ये सेशन जो है यहाँ पर चलेगा। साथ ही चंद्रशेखर, क्योंकि हम लगातार यहाँ पे स्मार्ट होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें आने वाले शहरों के विकास, उनकी समझ पर बात है, क्या यहाँ पर ग्रीन होम्स को लेकर भी चर्चा की गई है? क्योंकि अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है और ग्रीन बिल्डिंग जो कि आने वाले, अगर हम बात करें दशक में, आने वाले सालों में कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें कई आयाम है जो छूने बाकी हैं। जी बिल्कुल, मेरी कल जो श्रीलंका के यहाँ पर को चेयर थे उनसे मेरी बात हुई थी प्रतिनिधि से। मैंने उनसे पूछा था ये सवाल कि क्या ग्रीन बिल्डिंग्स को लेकर के या जलवायु परिवर्तन से हम के मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाने की, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के भी क्या यहाँ पर बात हुई है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर भारत से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है और काफ़ी कुछ काम इस क्षेत्र में यहाँ पे हो रहा है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि वेस्ट से किस प्रकार से आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बना सकते हैं या फिर सोलर लाइटिंग का जिस प्रकार से कर सकते
सकते हैं, या ऐसी तकनीक जो कि है जिससे कि बिजली का प्रदूषण का दिक्कत ना हो और बिजली का जो है वो अधिक से अधिक प्रयोग जो है वो सेल्फ रिलायंट हो सके ये जो बिल्डिंग्स हैं। और इसके अलावा इसमें जो ग्रीन जो बिल्डिंग्स के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको किस प्रकार से फुलफिल किया जा सके, और ये भी एक निश्चित तौर पर जो है ये बीटेक बैठक में इस बात पर निर्णय जरूर हो सकता है कि जो ग्रीन बिल्डिंग्स है उस कॉन्सेप्ट को जो है जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इसको मस्ट किया जा सके, जिससे क्योंकि भारत में भी देखा जा रहा है जिस प्रकार से सोलर लाइटिंग को लेकर के एक कॉन्सेप्ट आया है आंचल, उस प्रकार से यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि ये जो ग्रीन कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग्स का वो उस नतीजे पर जरूर ये जो डेलीगेट्स हैं वो पहुँचेंगे इसमें। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देने के लिए यहाँ से और भी बहुत अहम टेकअवेज आप लेकर आएंगे हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, विशाखापट्टनम से इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के जिले में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 10 मेरे सहयोगी असीम मिश्रा के साथ। नमस्कार।